नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपने गत विडियो लेक्चर ની અંદર આપણું નવમું પ્રકરણ નિર્ભય બનો જેને આપણે સંપૂર્ણ રીતે એ પૂર્ણ કર્યું તેમજ એ પાઠને અંતે સ્વાધ્યાય અને જે પ્રશ્નો હતા એની પણ આપણે પ્રશ્નોત્તરી કરી અને તમને ये वीडियो लेक्चर ની સાથે સ્ટડી મટીરીયલ છે એ પણ મોકલી આપવામાં આવ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે તમે તમારી સ્વાધ્યાયની પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે લખી લીધું છે। હવે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું આગળનું જે ચેપ્ટર છે પ્રકરણ નંબર 10 જેનું શીર્ષક આપણને આપવામાં આવ્યું છે ભારત ગૌરવ। તો મિત્રો, સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ આ કાવ્ય છે એક કવિતા છે, પણ તેમના જે સર્જક છે, તેમના જે કવિ છે એ मैथिली शरण गुप्त, जो हमारे भारत के एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो काव्य है उसमें भारत गौरव शीर्षक से हमें इसी प्रकार का कुछ पता चलता है कि भाई गौरव यानी कि यहाँ पर सम्मान या तो प्रतिष्ठा की बात कही गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, सम्मान किसी वस्तु, व्यक्ति या देश, इन सभी के लिए जो सम्मान है वो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो अपनी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भारत भारती, यही भारत भारती रचना में उन्होंने भारत के जो भूतकाल कैसा है, भारत का वर्तमान क्या है, भारत का अतीत कैसा है, उसके बारे में उन्होंने जो अतीत के बारे में ये प्रमुख रचना पर यहाँ अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास इसी काव्य में किया गया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत संसार में सभी देशों से, यानी कि सभी देशों में एक पुराना या तो एक प्राचीन देश है, और यहाँ के जो मूल निवासी यानी कि जो हमारे पूर्वज वह आर्य थे, और साथ साथ वे यहाँ के निवासी थे और वह वीर थे, और उसके साथ साथ पूरी तरह वह सभ्य और शिक्षित भी थे। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो प्राचीन आर्य थे, वह सभ्य भी थे, शिक्षित भी थे, और साथ साथ विद्या और कला कौशल में वह निपुण थे, यानी कि प्रवीण थे, और उन्होंने ही संसार के सारे देश को, संसार के सारे लोगों को ज्ञान, विज्ञान और उनके साथ साथ कला कौशल पर उन्हें पर प्रकाश डालने का उन्होंने प्रयास किया था। तो यही जो हमारा ये भव्य जो अतीत है, जो भव्य यानी कि अद्भुत ये हमारा अतीत, जिसके बारे में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत का ये जो अतीत का शानदार चित्र हमारे सामने ये पेश करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, मूलतः
मैथिली शरण गुप्तजीની ભારત ભારતી નામની એક મશહૂર રચના છે, જેની અંદર ભારતની ભૂમિનું, ભારતના જે प्राचीन लोगों से, जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज आर्य है, उसका जो गुणगान, उसकी निधि रीति कैसी थी, वह स्वभाव से कैसे थे, उनका ज्ञान कौशल्य कैसा था, और इन्होंने ये संसार को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा, अपना जो नीतिमत्ता यानी कि जो अपनी व्यावहारिक बुद्धि ज्ञान के माध्यम से संसार को बहुत कुछ दिया है, जिसका आज हम गौरव ले सकते हैं। और इसी प्रकार ये हमारे देश का जो अतीत था वह हमारे लिए गौरव की बात है। तो इसी प्रकार एक काव्य में जो भारत गौरव शीर्षक अंतर्गत हमें भारत के गौरव की गाथा हमारे स्वर्गस्थ राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी सुंदर रचना आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर रखने का जो प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, ये काव्य का जो भाव है, उसकी जो समझ है एकदम सरल या तो सटीक है, जो हमें किसी भी प्रकार की ज्यादा मेहनत या तो परिश्रम करने के बजाय भी वह हमें एकदम सरल तरीके से, अच्छी तरह से ये हमें समझ में आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा काव्य, उसका जो भावार्थ है, उसकी जो समझ है, उसे समझने से पहले हमें ये काव्य के जो सर्जक है मैथिली शरण गुप्त जी, उसका हमें परिचय अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी किताब साथ में रखकर एक काव्य कि जो मैं यहाँ पर समझूती आपको, यानी कि जो भावार्थ आपके सामने सरल तरीके से रखने का प्रयास करूंगा, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय प्राप्त करते हैं कि वे भारत गौरव के रचयिता के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886, निधन सन 1964। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी નો જન્મ છે એ ઝાંસી જિલ્લાના ચીરગાંવ નામના ગામની અંદર થયો હતો। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी, એટલે કે બાળપણથી જ मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता ની અંદર એમને ખૂબ જ એ રસ હતો અથવા તો અભિરુચि હતી। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। अर्थात उनकी जो आरंभ की, यानी कि जो उसकी जो प्रारंभ की रचनाएं थी वह सरस्वती नामक पत्रिका उसी वक्त चल रही थी, उसमें प्रकाशित होती रहती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इसके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। अर्थात जो हिंदी के हमारे ये महावीर प्रसाद के जो सीनियर कवि, जो मैथिली शरण गुप्त जी के जो सीनियर कवि यानी कि सीनियर साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अपना एक कवि के तौर पर अपना व्यक्तित्व का परिष्कार किया था। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात कि भाई एमनु जो परिवार से ये राम भक्ति साथे ए जोड़ाયેલું હતું, એટલે
એમની એ રામ ભક્તિથી સાથે એમના પરિવારની અંદર રામ ભક્તિ વિશેના આધ્યાત્મિક મૈથિલી શરણ ગુપ્તજીને એમને સંસ્કારો મળેલા હતા, એટલે આગળ જતા એમણે રામ ભક્તિના અથવા તો એ રામ કાવ્ય લખવા માટે गुप्तजी ने प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी અને સાથે સાથે તત્કાલીન એટલે કે તે સમય દરમિયાનની જે એક રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ, જે રાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ હતી ને પરિસ્થિતિથી પ્રભાવિત થઈને તેમણે પોતાની કવિતાની અંદર રાષ્ટ્રીય ચેતના એટલે કે રાષ્ટ્રના પ્રેમ માટે લોકોને જાગૃત કરવા માટે એમાં ચેતના ભરવા માટે પોતાની કવિતાની અંદરનો એ અવાજ, એ ગુંજ એ સ્પષ્ટ રીતે મૈથિલી શરણ ગુપ્તજીના અવાજમાં, એની કવિતામાં, એના વિચારોની અંદર એ સ્પષ્ટ રીતે સંભળાય છે અને એટલા માટે इसी कारण ये राष्ट्र कवि से संबोधन से प्रसिद्ध है, એટલા માટે તેમને રાષ્ટ્ર કવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે એમની કવિતાઓની અંદર, એમની રચનાઓની અંદર મોટે ભાગે રાષ્ટ્રીય ચેતના, રાષ્ટ્રીય ગૌરવ, રાષ્ટ્રીય સન્માન નો સુર હંમેશાને માટે વ્યક્ત થાય છે, એટલા માટે એમને એક રાષ્ટ્ર કવિ તરીકે સંબોધવામાં આવે છે અથવા તેમને ઓળખવામાં આવે છે। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों, जो मैथिली शरण गुप्तजी की जो मुख्य जो प्रमुख रचना जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, तो भारत भारती, जिसमें से हमारा काव्य लिया गया है। उसके बाद साकेत, जो पूरी की पूरी रचना में रामायण का एक प्रसंग उर्मिला को लेकर उसी खंड काव्य की रचना गुप्तजी ने की है। उसके बाद पंचवटी, वो भी एक रामायण के आधार पर लिखित इसकी एक महान रचना है। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचना है। आ बधी एमनी मुख्य मुख्य साहित्यना पुस्तकों से अथवा तो रचनाओं से। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। એટલે કે હિન્દી સાહિત્ય અને શિક્ષણની અંદર એમનું અનુપમ યોગદાન રહ્યું છે અને એટલા માટે એમને ઈસવીસન 1954 ની અંદર એ પદ્મ ભૂષણ, जो किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला जो ये पुरस्कार, वही पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया, यानी कि उसे ये पुरस्कार थी, एवॉर्ड थी, એમને બિરદાવવામાં આવ્યા અથવા તો એમને નવાજવામાં આવ્યા તથા राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया અને સાથે સાથે राज्यसभाના સભ્યો તરીકે પણ તેમને પદ આપવામાં આવ્યું, मनोनीत किया गया। એટલે કે એમની રાષ્ટ્રીય સેવાને ધ્યાનમાં રાખીને એક રાષ્ટ્રીય સેવક તરીકે એમની એ લોકપ્રિયતાને કારણે એમને રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે એમને એ પદભાર, એ સેવાઓ કરવા માટેનો અવસર એ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો। તો આ એમનો મૈથિલી શરણ ગુપ્તજીનો એક ટૂંકો પરિચય આપણે અહીંયા પ્રાપ્ત કર્યો કે મુખ્યત્વે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત છે એ રાષ્ટ્રીય ચેતના, લોકોની અંદર રાષ્ટ્રીય પ્રેમ જગાડવા માટેનું કાર્ય પોતાની કવિતા અથવા તો પોતાના સાહિત્યના માધ્યમથી તેમણે કરેલું છે અને એટલા માટે તેમને मित्रों राष्ट्रीय कवि तरीके पण ओळखवामां आवे छे। अर्थात हमारी हिंदी भाषा के या तो हमारे राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है, जो हमारे लिए किसी भी क्षेत्र में एक जनरल नॉलेज का जो जीके का प्रश्न भी हमारे लिए बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रस्तुत काव्य है
उस काव्य में जो हमने आपको पहले बताया कि भाई उसका जो भारत भारती काव्य से उनसे वह प्रस्तुत रचना भारत गौरव ये लिया गया है, जिसमें उसकी जो एक प्रमुख रचना भारत भारती उसमें 3 खंड है। कितने? 3 खंड है। उसमें भारत देश का जो अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जो ये 3 भाग में ये विभाजित, ये पूरी की पूरी रचना भारत का अतीत यानी कि भूतकाल, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य का वर्णन इस पुस्तक में लिखा गया है। और गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। साथ साथ गुप्त जी ने जो भारत का गौरवपूर्ण अतीत अर्थात भारतનો જે ભવ્ય ભૂતકાળ આપણે જેને કહીએ છીએ એનું સુંદર ચિત્રણ ગુપ્તજીએ પોતાના આ પુસ્તકની અંદર ભારત ભારતીની અંદર કર્યું છે। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। एना ज आधारे विश्वની અંદર શ્રેષ્ઠ સિરમૌર એટલે दोस्तों श्रेष्ठ पद पर એમને प्रतिष्ठापित કર્યું છે। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान गाया है। और यही काव्य जो हमारा है भारत गौरव, इसमें कवि ने भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो संस्कृति है, उसका गौरवगान इसी कविता में गाया है। और साथ में इसी के साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया। यानी कि जो हमारे पूर्वज, जो मूल भारतीय, जो आर्य है, उसका जीवन कैसा महान था, उसके महान जीवन की जो महानता थी, उसका गौरव गान इसी काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो काव्य, ये छोटा सा काव्य है, पर उसका जो भाव है, विचार है, हमारी जो भारत भूमि यानी कि जो हमारी भारत माता है, उसका गौरव इसी कविता में हमें देखने को मिलता है। तो उसका भावार्थ हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी किताब अपने साथ में रखें और साथ साथ ये काव्य की जो पंक्तियाँ हैं उसके सरल तरीके से हम किस प्रकार सीख सकते हैं, उसे किस प्रकार याद रख सकते हैं, उसे ध्यान से सुनकर उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहली पंक्ति देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ। दोस्तों ये प्रश्नार्थ स्वरूप कवि एक प्रकार से प्रश्न करता है कि भाई भूलोक का गौरव। तो दोस्तों भूलोक, भूलोक अर्थात पृथ्वी पर बसा हुआ यह संसार, जो हम यहाँ पर लिखते हैं भूलोक अर्थात पृथ्वी पर बसा हुआ संसार એટલે કે આપણી આખી પૃથ્વી છે, પૃથ્વી ઉપર રહેનારા વિશ્વના દુનિયાના તમામ લોકો, એટલે कि भाई भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीलास्थल का, अर्थात कि भाई कवि प्रश्न करता है कि वह स्थान कहाँ है जिस स्थान पर संसार को गर्व है, और वह प्रकृति की क्रीड़ा भूमि यानी कि वह प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि कहाँ है, यानी कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीलास्थल का। अर्थात कवि कहता है कि ये सारे संसार का, सारी दुनिया का, या तो सारी पृथ्वी का गौरव, ऐसा प्रकृति का पुण्य स्थल, लीला स्थल, ये कहाँ है। फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, કે પ્રકૃતિનું અથવા તો સારા સંસારનું, આખી વિશ્વનું, આખી દુનિયાનું
જે ગૌરવરૂપ સ્થાન અથવા તો એ આખો સંસાર જેના ઉપર ગૌરવ લઈ શકે એવું સ્થળ ક્યાં છે? એ પહેલી પંક્તિમાં પ્રશ્ન ને એ જ પ્રશ્નને બીજી પંક્તિની અંદર જવાબ સ્વરૂપે કે ફેલા મનોહર गिरी हिमालय, अर्थात कि जहां हिमालय जैसा मनोहर पर्वत फैला है और गंगा जल जहां, એટલે કે जहां से पवित्र गंगा नदी बहती है। तो हम यहाँ पर इन दो शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं कि फैला मनोहर गिरी हिमालय, मनोहर यानी कि यहाँ पर सुंदर, पर शब्द समूह के लिए एक शब्द में हम कह सकते हैं मन को हरने वाला यानी कि मनोहर, और साथ साथ गिरी। तो गिरी अर्थात पर्वत, जैसे कि भाई कि पृथ्वी लोकનું એટલે કે સમગ્ર દુનિયાની અંદર આખા વિશ્વની અંદર એવું સ્થળ ક્યાં છે કે જેના ઉપર આખો સંસાર એક ગર્વ લઈ શકે, એવું પ્રકૃતિનું સુંદર સ્થળ ક્યાં છે? તો ફેલા મનોહર गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, કે જ્યાં હિમાલય નામનો, હિમાલય જેવો સુંદર મનોહર પર્વત છે જ્યાં આવેલો છે, જ્યાંથી ગંગા નામની નદી, पवित्र गंगा नदी ज्यांथी वहे से। बाद में संपूर्ण देशों के अधिक किस देश का उत्कर्ष है? बाद में कि भाई संपूर्ण એટલે કે વિશ્વના તમામ દેશોની અંદર કયો દેશ શ્રેષ્ઠ છે? ઉત્કર્ષ એટલે શ્રેષ્ઠ, કે સમગ્ર વિશ્વના તમામ દેશોની અંદર कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ है? या तो उत्कृष्ट है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। अर्थात समग्र विश्वની અંદર એટલે કે આખા વિશ્વની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ દેશ માત્ર એ જ છે જે ઋષિ મુનિઓની ભૂમિ છે, અથવા તો જે ઋષિ ભૂમિ છે, અને તે કઈ છે? તે ભારતવર્ષ છે, કે જે ઋષિ મુનિઓની ભૂમિ છે એ ભારતવર્ષ વિશ્વનો સૌથી શ્રેષ્ઠ દેશ છે। તો એ શબ્દો એ લખી ઉત્કર્ષ એટલે મિત્રો શ્રેષ્ઠ। આ શબ્દો પર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઉત્કર્ષ તો શ્રેષ્ઠ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી આપણે આ ચારે ચાર પંક્તિને સમજવાનો। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है? એટલે કે वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति के चरित्र यानी कि प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहां हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। फिर से दोस्तों कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, लीला स्थल यानी कि क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहां हिमालय जैसा सुंदर मनोहर पर्वत है और जहां गंगा नाम की पवित्र नदी बहती है। साथ साथ बात के संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? यानी कि सभी दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक यानी कि सबसे श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? तो चौथी पंक्ति में उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत। बोले कि वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष है। अर्थात एक देश बीजो कोई नहीं, परंतु मात्र ने मात्र ए ऋषि मुनिओनी भूमि, कि बीजो कोई नहीं परंतु भारत भूमि, अर्थात ये भारत देश है। तो मित्रों તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ સમગ્ર પૃથ્વી લોકની અંદર એ સંસારના લોકો, દુનિયાના લોકો ગૌરવ લઈ શકે એવું સ્થાન ક્યાં છે? પ્રકૃતિનું એવું સુંદર રમણીય સ્થળ કયું છે? તો એના માટેનું એ સુંદર સ્થળ એ છે કે જ્યાં હિમાલય નામનો સુંદર મનોહર પર્વત આવેલો છે, સાથે ગંગા નામની પવિત્ર નદી જ્યાંથી વહે છે, અને સાથે સાથે વિશ્વના બધા જ દેશોની અંદર, તમામ દેશોની અંદર જો કોઈ શ્રેષ્ઠ દેશ હોય તો માત્ર ને માત્ર એ દેશ છે જે ઋષિ મુનિઓની ભૂમિ છે, અને એ ભારત દેશ છે।
મિત્રો એકદમ સરળ બાબત છે કે ભાઈ ભારત ભૂમિનું અહીંયા ગૌરવ, એમની ભૂમિનું, એમને ઋષિ મુનિઓનું, એ દેશના અતીતનું અહીંયા પ્રથમ 4 પંક્તિઓની અંદર કવિએ એ સુંદર એ વર્ણન આપણી સામે વ્યક્ત કરવા માટેનો અહીંયા એ પ્રયાસ થયો છે। ત્યાર પછી મિત્રો હા वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध એટલે મિત્રો અહીંયા પુરાના या तो प्राचीन, वृद्ध तो पुराना या तो प्राचीन, और दूसरा शब्द है सिरमौर, अर्थात श्रेष्ठ जे चढ़ियाતું છે। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, એટલે કે हाँ यहाँ ये जो बुढ़ा भारत वर्ष अर्थात प्राचीन भारत वर्ष ही जो ये संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि हाँ यह बुढ़ा यानी कि प्राचीन भारत वर्ष ही संसार के सभी देशों में श्रेष्ठ है, यानी कि सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, अर्थात ऐसा प्राचीन, ऐसा पुरातन देश, पुरातन यानी कि प्राचीन, ऐसा प्राचीन देश विश्व में और कोई है, अर्थात कि भाई ऐसा प्राचीन देश विश्व में कोई और कोई है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। दोस्तों भगवान की भवभूतियों यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो भोग विलास के जो साधन है उसे हम यहाँ पर संसार का वैभव यानी कि भवभूतियाँ, जो भवभूतियों संसार का अर्थात कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भंडार એટલે ખજાના મિત્રો કે ભાઈ ભગવાને જે વૈભવ અથવા તો જે સંસારનો જે કાંઈ सुख सुविधा माटेनो ये वैभव भवभूतियों का जो ये खजाना जो हमारी भूमि में सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने, हमारे अतीत ने ये किसी भी प्रकार के हीरा रत्न यानी कि जो सोना चांदी ये सभी प्रकार के जो भौतिक यानी कि जो वैभव ये सांसारिक चीज है वह इसका जो भंडार खजाना वह हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे अतीतों ने ये दुनिया के सभी लोगों को उसे बताने का, उसका पता खोजने का कार्य किया। इसलिए यहाँ गुप्त जी ने कहा है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, कि यहाँ पर इस सृष्टि में जो सारी जो यहाँ पर संसार का वैभव है, जो सोने चांदी हीरे जो जवेरात यानी कि सोने, उसके बाद भी जो कुछ हमें भौतिक सुख सुविधाएं हम जो आज भुगत रहे प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार की चीज हमारे इस भारत भूमि में जो इसका खजाना, उसका जो भंडार हमारी भूमि है और उसका पता हमारे अतीत ने ही दुनिया के संसार के सभी लोगों को बताया। इसलिए भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो दोस्तों विधि એટલે ब्रह्मा સૃષ્ટિનો સર્જનાર વિધાતા એટલે કે બ્રહ્માજીએ સૌથી પહેલી વહેલી આ સૃષ્ટિનો જે વિસ્તાર છે, સૃષ્ટિનું સર્જન છે એ પહેલા આ ભારત ભૂમિમાંથી જ એની શરૂઆત કરી છે, એનો એ વિસ્તાર કર્યો છે। તો વિધિ એટલે કે
અહીંયા એ સૃષ્ટિની શરૂઆત છે ભારત ભૂમિની એટલે કે ભારતની પવિત્ર ભૂમિથી કરી છે. તો હવે ફરી પાછા મિત્રો આપણે ચારેય પંક્તિને એક સાથે સમજીએ, ધ્યાનથી समझियो कि हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है. तो हम कह सकते हैं हाँ यह बूढ़ा यानी कि प्राचीन भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है. प्राचीन देशों में इनके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है. दूसरी पंक्ति कि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, यानी कि भाई प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कि भाई जूना प्राचीन देशों ने एनो मुकाबलो उसके मुकाबले और कोई देश नहीं है, और यानी कि और कोई दूसरा देश नहीं है. कि भगवान की बहुबुद्धियों का एक प्रथम भंडार, यानी कि भगवान ने संसार में जो वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, मतलब कि भाई जो वैभव के जो सबसे पहले स्थान जो भगवान ने बनाए उनका जो प्रथम संग्रह, जो प्रथम भंडार यानी कि प्रथम खजाना इस देश में हुआ, और ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से आरंभ किया. तो दोस्तों कि भाई आखा विश्वની અંદર જે કાંઈ ભૌતિક સુખ સુવિધાઓની વસ્તુઓ છે, મેં તમને જેમ અગાઉ કીધું એમ કે સોને ચાંદી हीरा जवेरात सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं ये हमारी ये प्राचीन जो भारत माता की भूमि है उन्हीं भूमि में इसका जो संग्रह भंडार यहाँ से ही मिला है. और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का जो विस्तार, इस सृष्टि का जो सर्जन की शुरुआत आरंभ भी हमारी यही भारत भूमि से किया है. तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે અહીંયા આ કાવ્યને આપણા પહેલો વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ 8 પંક્તિ ને સમજીને આ પાઠ 1 છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. ત્યાર પછીનું કાવ્ય છે એ પછીની 8 લીટી એ બીજા પાઠની અંદર એટલે કે આના પછીના નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર સમજશું. એટલે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા મુખ્યત્વે બે વાત કરી કે ભાઈ એક તો પહેલા 4 પંક્તિની અંદર ભૂલોકનું ગૌરવ એટલે કે આપણી ભારત ભૂમિનું ગૌરવ કે જેની અંદર એ ભારત પ્રકૃતિની પુણ્ય લીલા સ્થળ છે, અને સાથે સાથે हमें हिमालय और गंगा जैसी पवित्र नदी पर ये गर्व है, और भारत हमारा जो है ऋषि मुनियों की भूमि है. साथ ही संसार में सबसे पहली उन्नति हमारे देश में हुई, यानी कि इसी देश से हुई. ऐसा भाव पहली जो 4 पंक्ति में कवि ने ये रखने का प्रयास किया है. उसके बाद की जो दूसरी पंक्ति है जो हमारा देश संसार का सर्वश्रेष्ठ सिरमौर देश है, इसमें भारत संसार का सबसे पुराना देश है. साथ साथ संसार की तरह तरह की जो संपत्ति जो वैभव है उसका सबसे पहले यहाँ हमारे देश को ये पता चला, और मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से यानी कि हमारे भारत देश से हुआ. इस प्रकार मित्रों टूंकમાં આપણે આ 8 પંક્તિને અહીંયા પહેલી ભારત એટલે કે સમગ્ર વિશ્વની તમામ દેશોનું ગૌરવ છે ભારત ભૂમિ છે, સાથે સાથે સંસારના તમામ દેશોનો શ્રેષ્ઠ સિરમૌર દેશ એ ભારત દેશ છે. એ પહેલી 8 પંક્તિ જે 8 લીટીના કાવ્યનો કહેવાનો એ હેતુ ભાવાર્થ. હવે પછીની 8 લીટી આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર સમજશું.